अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बजट पेश कर दिया है और आज के बजट के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब पहले से ये कह रहे थे कि जब ये बजट आएगा तो आप लोग खुश हो जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर हम की बात करें तो जो अपोजिशन लीडर हैं और जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं उनकी जानिब से जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो इसे यकीनन हमेशा की तरह एक अवाम दुश्मन बजट कह रहे हैं। देखना यही है, जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि क्या ये एक रिलीफ बजट है जो कि कोरोना ज़दा मईशत के बाद दिया गया है, तो इसको हम एक स्टेबल मुतवाज़न बजट कह सकते हैं, या फिर ये कोई इक़्तिसादी ग्रोथ बजट है जिसमें हम देख सकते हैं कि अब थोड़ी स्टेबिलिटी अगर आई है ग्रोथ रेट की तो उसके बाद अब मज़ीद उसमें इजाफा चाहती है हुकूमत, या फिर ये कोई इलेक्शन बजट है कि जैसे अब उनको भी मालूम है कि वक्त आहिस्ता आहिस्ता जैसे गुजर रहा है तो उनके लिए इलेक्शन में दोबारा आवाम के पास जाना कहीं मुश्किल ही ना हो जाए, तो आवाम को खुश करने की कोशिश की गई है। तो बहरहाल हर तरह से इसका जायज़ा लेंगे, हर सेक्टर के हवाले से बात करेंगे कि जी सब सेक्टर इस पर मुतमईन हैं या नहीं हैं और क्या बेहतरी मज़ीद हो सकती थी। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ इसी हवाले से करते हैं। बजट में क्या क्या एलोकेशन हुई है ये मैं रिपीट नहीं करूँगी, आप सब लोग ऑलरेडी न्यूज़ में भी देख चुके हैं कि कहाँ कितना कितना बजट जो है वो एलोकेट हुआ है। लेकिन इमरान साहब आपसे आगाज़ करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था आप खुश हो जाएंगे, आप खुश हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे अर्ज़ करूं समीना, ये पीटीआई का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का इलेक्शन बजट है। अच्छा, हाँ जी, ये अपने तय उन्होंने पूरा एक इस तरह का बजट दिया है जिससे वो लोगों को खुश कर सकें और इलेक्शन के लिए एक फ़िज़ा बना सकें, अपनी मकबूलियत में इजाफा कर सकें। देखें, दो तरह की चीज़ें होती हैं। कोई भी बजट आज तक मैंने तो नहीं देखा किसी भी हुकूमत ने कोई बजट ऐसा पेश किया हो जिसमें सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी हों या सारी चीज़ें ही बहुत बुरी हों। असल मामला ये होता है कि हुकूमत ने कड़वी मीठी दोनों तरह की गोलियां देनी होती हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह से देना होता है कि वो गोली किस तरह से अवाम हजम कर जाए। अब देखें, बजट पहले होता था, जो अहदाफ होते थे वो पूरे किए जाते थे, जो कीमतों में कमी इजाफा होता था वो पूरे साल तक के लिए होता था। अब बहुत सारे सालों से हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अब बजट साल के लिए नहीं होता। अब तेल की कीमतें हर महीने कम ज़्यादा हो रही होती हैं, बिजली की कीमत हर महीने बढ़ रही होती है। इसी तरह से ये चीज़ें जब ऊपर नीचे होती हैं, रोज़ाना मिनी बजट आते हैं, ये सारी चीज़ें अब उस तरह से रही नहीं। ये अवाम को हर दफ़ा इसलिए अवाम का ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहा, मुझे तो लगता है। इसलिए अवाम जो है ना, अवाम को हर हुकूमत बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है। लेकिन आज के बजट में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है पाकिस्तान में वो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग है, वो एसएमई है, यानी स्मॉल एंड मीडियम या इवन कॉटेज इंडस्ट्री। इस बजट में ये कोशिश की गई है कि उनको रिलीफ दिया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, और अगर ये काम वाकई इस तरह से हो जाता है तो देखें लोगों के लिए रोज़गार के मौके भी खुलेंगे। ठीक, और जब रोजगार के मौके खुलेंगे, आमदनी होगी, तो लोगों को रिलीफ भी मिलेगा। चलिए हिलाली साहब से भी पूछता है। हिलाली साहब, आपको बजट में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? देखिए, ये कमाल का बजट था है। ये इसलिए कमाल का है, अमूमन पूछा जाता है, जैसे केनेडी ने एक दफे कहा था कि यह ना पूछिए कि आपका मुल्क आपके लिए क्या कर सकता है, ये पूछिए कि आप अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। मगर ये बजट जो जबरदस्त है वो कहता है मुल्क पूछ रहा है भाई आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। जबरदस्त। मैं तो कहता हूं एक डेदी से लेके मेरे कैमरामैन खुश है इस बजट से। तो ये किस किस्म का जादूगर बजट है, कमाल का बजट है। देखिए, ये बजट में टैक्स एग्जेम्पशंस, टैक्स छूट, माने एक मुल्क में जिधर लोग टैक्स देते नहीं है, टैक्स छूट मिल रहा है। अब आप बताएं, जबरदस्त है कि नहीं। इंपोर्ट ड्यूटी के कट्स, एक्सपोर्टर्स और इंडस्ट्री, गाड़ियां, फोन, पैसे कम, टैक्स छूट, कट, सब्सिडी, इंक्रीज, पीटीआई के बड़े जबरदस्त एमएनएज जो हैं उनको पैसे मिल रहे हैं 670 बिलियन रुपया से लेके 700 बिलियन एक्सपेंडिचर उनका इंक्रीज कर दिया है। वो बेनिफिट कर रहे हैं। 10% सैलरी,
पेंशनर्स के लिए 20,000 आम सैलरी, इंसेंटिव, वैट 850 सीसी गाड़ियों के लिए खत्म कर दिया, सेल्स टैक्स 12% कर दिया 17 से, फार्मेसी कस्टम्स ड्यूटी खत्म कर दें, 350 गोल दवाइयों पे कम हो गया। मैं तो कहता स्टॉक एक्सचेंज, माय गॉड, उनको भी इंसेंटिव मिल गया है। हाउसिंग को लोन्स मिलने जा रहे हैं, 3 लाख से 20 लाख किसानों को लोन्स मिलते जा रहे हैं। दूध और शहद की बस नहरें बहने वाली हैं जल्दी। भाई आप मुझे बताएं, मगर एक ही सवाल अब रह गया, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल, ये पैसे आएंगे किधर? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, भाई कोई रोबस्ट स्कीम रेवेन्यू जनरेशन के लिए है? कोई नहीं है। एग्रीकल्चर टैक्स लगाया? नहीं। टॉप 5% सबसे अमीर जो इस मुल्क में हैं, वो उन पे टैक्स बढ़ाया? बिल्कुल नहीं। रियल एस्टेट टैक्स लगाया? बिल्कुल नहीं। क्या अच्छा प्राइवेटाइजेशन 1000 अरब जो हम गटर में फेंकते हैं हर साल, वो होने वाला है और वो पैसे बचेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर पैसा आएगा क्या? कर्जे ही लेंगे हम। अच्छा, ये गुजारिश वाह भाई, इसलिए मैं कहता हूं समीना, तुम हमारे साथ बैठना चाहिए एंकर ना बन के। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये IMF फ्यूरियस, वो तो पागल हो गए। IMF वो इतने नाराज हैं और कह रहे तुम्हारा डिफिसिट बढ़ रहा है, तुम्हारी इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, तेल का प्राइस तो तुम नहीं कंट्रोल कर सकते, वो बढ़ रहा है, 7% कल बढ़ गया है। तो कहने की बात ये है, मैं समझता हूं इंशाअल्लाह कि हमारे कप्तान साहब को ये सब बातें पता है और उन्होंने एक चाल चला है। अच्छा, बड़ा जबरदस्त चाल है। अगर ये चाल चल जाए, ये इलेक्शन उनका है। अच्छा, चलिए, हिलाली साहब ने तो बड़ी जबरदस्त बातें कर दी हैं। इसका मतलब है हिलाली साहब भी मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं कि ये इलेक्शन बजट है, ये आवाम को खुश करने की और जो है ना एक मजीद एक कोशिश है। लेकिन मेरे 2-3 जो इस पे सवाल है ना, देखें, बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने ऐलान किया कम से कम उजरत 20,000 रुपये, लेकिन क्या इस पे अमल भी करवाया जाएगा? मेरा सवाल ये है, क्योंकि पहले भी जो होती है कम से कम उजरत, बहुत सी जगह पे वो नहीं होती। दूसरी बात जो सबसे अहम है कि टैक्स नेट की जब आप बात करते हैं, तो टैक्स नेट पहले आपने अहदाफ कितनी दफ़ा अपने कम किए, क्योंकि आप वो हदफ पूरा ही नहीं कर पाते थे। तो इस दफ़ा आप देखें वो कैसे करेंगे। फिर सबसे अहम बात ये कि आपने कभी ये गौर किया कि जो आप टैक्स हदफ अपना बनाते हैं, उसमें से सैलरीड पर्सन कितना देते हैं, जिनसे आप जबरदस्ती वसूल कर लेते हैं। उनकी तो आउटसोर्स ही वो हो जाती है कटिंग उनकी। ये सारी चीजें बड़ी अहम हैं। और फिर ये कि इमरान खान साहब ने ये जो कोशिश की है कि जनाब इस बजट के जरिए से वो रिलीफ दें, क्या वाकई किसी आदमी, गरीब आदमी को वो नीचे तक मिलेगा भी या नहीं? ठीक, बहुत जेन्युइन सवाल आता है आपके। अकील करीम ढेडी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अभी लाली साहब ने उनका जिक्र भी किया कि वो भी खुश हैं और उनके वहां से लेकर कैमरामैन तक खुश हैं। तो यकीनन इसमें कोई दाल में काला उन्हें तो नजर आ रहा है। तो मैं जरा ढेडी साहब से पूछती हूं, उन्हें भी कुछ दाल में काला नजर आ रहा है? ढेडी साहब, बजाय तो सब अक्सर जो एक ओपिनियन डेवलप हो रही है, कुछ लोग ज़ाहिर क्रिटिसाइज तो करें, लेकिन फिर भी जो जनरली ओपिनियन एक है कि एक बैलेंस बजट नज़र आ रहा है। आपका क्या ख्याल है, ये क्या अनप्रैक्टिकल है? क्योंकि इतने पैसे तो हमारे पास हैं नहीं, कैसे ये सब रिलीफ मिलेंगे आवाम को? देखें, हर आदमी का राइट बनता है सोचने का और बोलने का। मैं आपको सिर्फ 2-3 चीजें बता दूं कि अगर ये इलेक्शन बजट अगर हम कहेंगे, तो क्या हम अपने पॉकेट से पैसे देंगे जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखे हुए? पिछले साल जो गवर्नमेंट ने टारगेट किया था उसको अचीव किया, इसके बावजूद कि आपके मुल्क में लॉकडाउन हुआ था, स्मार्ट लॉकडाउन पे आप जा रहे थे, कोविड ने आपको परेशान किया था, इसके बावजूद आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी, आपकी इंपोर्ट शायद उतनी नहीं बढ़ी जितनी आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी, आपके रेमिटेंस बढ़े। तो हमें सिर्फ एक बात सोचनी चाहिए कि इस गवर्नमेंट ने क्या किया। 2018 में क्या पाकिस्तान सोच सकता था कि इन क्राइसिस से निकल सकता है, जिसमें $19 बिलियन करंट अकाउंट खसारा, फिस्कल डेफिसिट $19 बिलियन, $35 बिलियन ट्रेड डेफिसिट,
ये इम्पॉसिबल चीज थी कि अगला साल हमारा निकल पाए, क्योंकि हमारे पास रिजर्व था नहीं। $6 बिलियन हमारे पास रिजर्व थे। आज आपके पास $17 बिलियन का रिजर्व है। आज आपका रुपी स्ट्रॉन्ग हो गया है। आज आपका रुपी ओवर वैल्यू नहीं है, अंडर वैल्यू है। आज आपके रुपी स्ट्रॉन्ग हुआ है। आज आपको फॉरेन जो आपके बॉन्ड ट्रेड कर रहे हैं उसमें हील नीचे आई है। क्या पाकिस्तान कभी सोच सकता था कि ये पॉसिबल है पाकिस्तान में? ये सब पॉसिबिलिटी कैसे हुई? देखें 2019 में आप देखें, इस गवर्नमेंट ने सारे टफ डिसीजन लिए। वो भी चाहते तो अवाम को खुश करने के लिए रुपये को ओवर वैल्यू रखते, लेकिन इन्होंने नहीं किया। उन्होंने डिवैल्यूएशन किया ताकि रुपी अंडर वैल्यू हो, ताकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, हमारी इंपोर्ट कम हो। देखिए, जब आप रुपये ओवर वैल्यू रखते हैं तो आप इंपोर्ट को सब्सिडी देते हैं, एक्सपोर्ट को हिट करते हैं। ये इन्होंने नहीं किया। 2020 तक वो इसको लेके चलते रहे। जब जहां इनको दिखा कि अब इकोनॉमी टेक ऑफ कर रही है, उन्होंने अवाम को रिलीफ देना शुरू कर दिया। आपके जो इंटरेस्ट रेट है उन्होंने गिराए। इंटरेस्ट रेट गिराने की वजह से आपकी ग्रोथ अच्छी हुई, उसी की वजह से लोगों को रोजगार मिला। सिर्फ एक सर्विस सेक्टर है जिसमें, क्योंकि जाहिर बात है कि रेस्टोरेंट वगैरह बंद हुए कोविड की वजह से, तो थोड़ी बहुत वहां से बेरोजगारी हुई है। लेकिन इसके बावजूद सारे इंडस्ट्री के फिगर, ऑटो इंडस्ट्री ऑल टाइम हाई, सीमेंट, स्टील, टाइल, केबल, केमिकल। आप मुझे बताएं कि क्या ये सारे नंबर्स जाली हैं? क्या ये नंबर्स में हमारे मुल्क में ये पॉसिबल है कि लोग अपने नंबर जाली दिखाएं और टैक्स अपनी जेब से दें? हमारे मुल्क के लोग तो आदी हैं कि अपनी प्रोडक्शन कम दिखाएं ताकि टैक्स कम देना पड़े। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये कोई किसी सूरत में आप नहीं कह सकते। ये पाकिस्तान उस तरह का पाकिस्तान हो चुका है जिसपे हाउसिंग पॉलिसी जो दी गई है ना, इतने टैक्सेस नए तो लगाए नहीं, जो ऑलरेडी टैक्सेस थे उनमें कुछ कमी कर दी गई है, बहुत सारी सब्सिडीज भी दी गई हैं, तो फिर रेवेन्यू टारगेट जो रखा गया है वो तो पूरा कैसे होगा? इसलिए होगा कि पीछे अगर आप लास्ट ईयर पे जाके देखें तो हमारा रेवेन्यू टारगेट अचीव हुआ था 3395। इस साल हम 49 बिलियन अचीव करेंगे। तो इस साल कैसे हुआ? कोविड की सिचुएशन थी, लेकिन इन्होंने करके दिखाया है। इन्होंने पॉलिसी दी है। उस पॉलिसी की वजह से आपके मुल्क में एक्टिविटी शुरू हो गई है। उस पॉलिसी की वजह से आपके मुल्क में टेक्सटाइल में एक्सपेंशन हुई है। उसी पॉलिसी की वजह से आईटी में एक्सपेंशन हुई है। $1 बिलियन आपने एक्सपोर्ट ज्यादा की है। अगले साल गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है $1.5 बिलियन एक्स्ट्रा हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये पॉसिबल नहीं है। तीसरे साल में हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन बजट है। हाँ, इस बजट में अगर आपको कोई ऐसी चीज दिख रही है जो आप समझते हैं कि वो अचीव नहीं हो सकती, मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट ने टारगेट किया उसको भी हम एक्सीड करेंगे, क्योंकि अब हम अकील भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम टेक ऑफ पोजीशन में हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट को रिलीफ मिला है, क्या वो नीचे तक, मजदूर तक, आम आदमी तक आएगा? वो आएगा। इसकी वजह बताता हूं कि इस गवर्नमेंट ने आम अवाम के लिए पॉलिसी बनाई है। इस अवाम ने लो हाउसिंग के लिए पॉलिसी बनाई है। इस हुकूमत ने हाउसिंग को इंडस्ट्री का जो दर्जा दिया है, इसमें जो मॉर्गेजेस के लिए डिस्काउंट रेट पे 4% पे जो प्रोवाइड की गई है, वो आम अवाम के लिए है, लो हाउसिंग के लिए है। जिसकी तनख्वाह 40,000 से कम होगी उनके लिए है। 3 लाख रुपए मकान की सब्सिडी उनको दी जा रही है। 4% इंटरेस्ट पे पैसा उनको दिया जा रहा है। ये लोग जो 15,000 रुपए पे किराए पे मकान में रहते हैं, अब 12,000 रुपए किस्त दे के 20 साल के इंटरेस्ट पे उनको पैसा मिलेगा और उस मकान का वो मालिक बन जाएगा। क्या आप पाकिस्तान में सोच सकते थे कि कोई गरीब आदमी मकान खरीद सकता है? क्या आप पाकिस्तान में सोच सकते थे कि कोई मिडिल क्लास का आदमी मकान खरीद सकता है? हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अकील भाई, बड़ी अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन पिछले 6 महीने में जिस तरह से सीमेंट की कीमत बढ़ी है, जिस तरह से सरिये की कीमत बढ़ी है, तो आप क्या समझते हैं कि एक शरीफ आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी अपना घर बना सकता है?
मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में कमोडिटीज की प्राइस बढ़ी है, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ी है, पाकिस्तान में नहीं बढ़ी है। हम तो इंपोर्ट करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान ने तो अभी उतना इंपैक्ट ही नहीं आया जितना दुनिया में इंपैक्ट आया। अमेरिका जैसा मुल्क जिसका इंटरेस्ट रेट 0 है, वहां इन्फ्लेशन 5% पे चले गया है। सिंगापुर जिसका इन्फ्लेशन 0 है था, वो 4.25% पे आ गया है, इंटरेस्ट रेट वहां 0 है। पाकिस्तान का तो अब इंडिया का उठा ले कि लास्ट ईयर इन्फ्लेशन 6% था। इस तो इन्फ्लेशन तो एक मसला है इस गवर्नमेंट के लिए, शुरू से ही चैलेंज बना हुआ है। हिलाली साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। डीडी साहब उनका भी कुछ क्वेश्चन है शायद। जी हिलाली साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल सही कहा देदी साहब ने कि जितना इस गवर्नमेंट पे गरीबों के लिए एम्फेसिस दिया है, इससे पहले कोई गवर्नमेंट नहीं दिया। और मुझे एक पर्सनल नॉलेज है इसका, और मुझे पर्सनली पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है कितना उनका वो क्या फीलिंग्स रखते हैं हमारे गरीब के लिए। मगर ये बात असल ये है कि थोड़ी सी शुक्र है, खुशकिस्मत भी हुई हमारी। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के टेक्सटाइल्स के जो थे वो खासा उस पर दचका पड़ा है, और अच्छा हुआ कि वो लोग इधर आए और कहने लगे वो नहीं बना सकते तो तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड, अच्छी बात है। और हम तैयार थे और दाद दें हमारे लोगों को कि वो दे वर इन अ पोजीशन टू बी से यस। मगर साथ साथ सोचे तो सही कि हम कितना कॉटन प्रोड्यूस करते थे कि 40% हमारा कॉटन प्रोडक्शन कम हो गया है। ये तो एक कोविड जो है, जिस तरीके से हमने इसको निपटा है और जिस तरीके से एक्सपोर्ट्स, खास तौर टेक्सटाइल्स का हमें ऑर्डर्स आए एज अ रिजल्ट ऑफ द हिट ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया, वो खुशकिस्मत है। मगर साथ साथ थोड़ा सा लक अगर हो तो क्यों नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूं हो। मैं सिर्फ एक और बात पूछना चाहता हूं। लोग कहते हैं, सीरियस इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि आप हमें, और IMF कह रहा है कि आप लोग का रेवेन्यू जनरेशन के लिए काफी काम अभी तक नहीं हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका कह रहा है टॉप 2%, सबसे अमीर जो 2% आदमी हैं, उन पे खास बाइडेन ने टैक्स लगाया। हमने हमारे टॉप लोगों पे टैक्स लगाया ही नहीं है, और जो लगाया है बहुत कम है। खास जेडी साहब का टैक्स बहुत कम है। साथ साथ एग्रीकल्चरल टैक्स वो भी हमने अभी तक नहीं किया है। रियल एस्टेट टैक्स नहीं किया। जैसे मैंने आपको कहा, 1000 अरब फेंक रहे हैं हम गटर में हर साल, इसलिए कि प्राइवेटाइजेशन हम नहीं कर पाए। पहला सवाल था इमरान खान का कि मैं जब आऊंगा मैं एफिशिएंट और हम ठीक करके प्राइवेटाइज करेंगे। अब 2 साल रह गए, कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन यार साहब, जो आपने टैक्सेस के हवाले से बात की है, ये बड़ी वैलिड है। और मैं जरा शौकत तरीन साहब का सुनवा भी देती हूँ गुफ्तगू। डेढ़ साहब, मुझे जरा मौका दीजिएगा कि उन्होंने टैक्स गुजारों के हवाले से क्या बात कही है। वो तो कह रहे हैं कि हम अमीरों से टैक्स लेंगे, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा? हम टैक्स गुजारों का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे ताकि उनकी वाजिबुल अदा टैक्स पर मजीद कोई बोझ ना डाला जाए। टैक्स गुजारों को हरासा करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करेंगे ताकि नए टैक्स गुजारों की निशानदेही हो सके। अमीरों को कहा जाएगा तो अपने हिस्से का वाजिबुल अदा टैक्स अदा करें। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो क्या उनके कहने से लोग टैक्स देना शुरू हो जाएंगे, या उसके लिए कोई हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी? जेडी साहब, आपको मजीद टैक्स के लिए कहा गया है? मैं आपको बताता हूं कि ये जो टैक्स कलेक्शन है ना, ये क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हम एक्टिविटीज हमारे मुल्क में नहीं हो रही थी। अब एक्टिविटीज हो रही है। आपके मुल्क में डैम भी बन रहे हैं, पावर भी सरप्लस है, टेक्सटाइल में एक्सपेंशन भी हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक दोस्त हैं गोर एजाज साहब ने कहा कि $6 बिलियन की एक्सपेंशन सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में हुई है। तो क्या आपने कभी सुना है पहले पाकिस्तान में एक्सपेंशन हुई है? कभी आपने सुना है कि पाकिस्तान में आम आवाम के लिए मकान बनाए जाएंगे, लो हाउसिंग के ऊपर काम होगा? तो हमें अब, पहले आपने कभी सुना था कि बैंकों में प्राइवेट बोरोइंग 70% बढ़ी है? पहले कभी हमने सुना था कि मॉर्गेजेस मिलेगी पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, जो कि 70 साल से कभी हमने नहीं देखी? पूरी दुनिया में हर मुल्क में मॉर्गेजेस है सिवाय पाकिस्तान के। तो ये सारे काम अब हो चुके हैं। अब आम आवाम
आम आदमी 25-30 लाख रुपए बैंक से बोरो कर सकता है और उसको डिस्काउंट रेट पे मिलेंगे, 4% पे इंटरेस्ट रेट पे पैसे मिलेंगे। हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन के नंबर 10% से ऊपर है और 4% पे इंटरेस्ट पे पैसा देना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सिर्फ आम आवाम की बात हो रही है। अब रहा टैक्स अमीर आदमी से वसूल होगा कि नहीं होगा, मेरा अपना ये ख्याल है कि जब गाड़ी का पहिया चलना शुरू होता है तो गाड़ी आगे जाती है, जब गाड़ी पंचर होती है तो खड़ी हो जाती है, फिर आप ज्यादा स्पीड से उसको चला नहीं सकते, अगर कोशिश भी करें तो फिर नहीं, मुश्किल से ही चलेगी। मैं आपको सिर्फ 2-3 चीजें कहता हूँ। अफगानिस्तान में पीस होने जा रहा है, बलूचिस्तान के मामला बेहतरी की तरफ दिख रहे हैं। पहले पाकिस्तान इन चीजों में उलझा हुआ था, अब ये देखें कि हम इन चीजों से बाहर आ रहे हैं। अब हमारे चारे सूबों एक गाड़ी का पहिया बन के आगे चलेंगे। पहले शायद हमारे 2 पहिए चलते होते थे, 2 पंचर हो जाते थे। तो आप देखें कि इस गवर्नमेंट को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हर जगह पे इन्होंने कोई ना कोई काम किया, चाहे लोकल, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो या इकोनॉमी की बात हो, हर जगह उन्होंने कोई ना कोई काम किया है। यूएनओ पे उन्होंने स्टैंड ली। अकील भाई, अकील भाई, चलें हम आपको भी अप्रिशिएट करते हैं, आपकी हुकूमत को भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मुझे आप ये बताएं, आपने अभी जिक्र किया कि गाड़ी के पहिए, तो मुझे ये बताएं ई कॉमर्स की गाड़ी तो अभी बेचारी स्टार्ट ही हुई थी, उसने तो अभी पूरी तरह से टेक ऑफ भी नहीं था किया, तो उस पे जो टैक्स लगाया, तो आप क्या समझते हैं पूरी दुनिया में तो ई कॉमर्स देखे कितना इसके जरिए बिजनेस हो रहा है? इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि ये टैक्स किसी भी सूरत में नहीं लगना चाहिए, और ये अभी बजट पास नहीं हुआ है, अभी तो इसके ऊपर बातचीत होगी। आप भी बात करेंगे, हम लोग भी बात करेंगे कि इसके तो करीब गवर्नमेंट को एक पैसा कलेक्ट, ये वही सेक्टर है जिसने इस साल रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किए। आईटी सेक्टर ने सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है, तो ये सेक्टर तो हमारी ख्वाहिश होगी कि गवर्नमेंट मैक्सिमम रिलीफ दे, क्योंकि यहाँ लोगों को इस वक्त रोजगार भी मिल रही है और अच्छी सैलरीज भी मिल रही है। तो इसको तो गवर्नमेंट को प्रमोट करने की जरूरत है। और ये बात मैं इमरान याकूब साहब, आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ। आपने ये बात की, इसके पहले हम आपस में भी ये बात कर चुके हैं कि ये हमें मछली ढूंढनी है समंदर में, अब गवर्नमेंट कहीं मछली बाथरूम में ना ढूंढ रही हो। लेकिन आप क्या समझते हैं इमरान साहब, क्या ये IMF ज़्यादा बजट है? क्योंकि ऑपोजिशन का जो सबसे बड़ी एक तनकीद मुसलसल चल रही थी बजट के हवाले से, वो ये थी कि जो IMF कहेगा ये घुटने टेक देंगे, ये आवाम को बस चीड़ फाड़ कर डालेंगे IMF के कहने पे। लेकिन आज तो आपको लग रहा है कि ये कुछ वहाँ तो रुकावट डाली है IMF के कहने पे? देखिए, मैं फिर आपसे इस बात पे कहूँगा कि ये बजट जो है ये हुकूमत ने इलेक्शन बजट दिया। अब मैं अगर इसका जवाब मुझसे ले ले तो मैं बेहतर जवाब दूंगा। मैं अभी आपकी तरफ भी आ जाती हूँ, कोशिश करता हूँ मैं भी कोई बेहतर जवाब देने की, उसके बाद आपसे लेते हैं। गुजारिश ये है कि हर हुकूमत ने अपने सियासी मामलात को भी देखना होता है। आप IMF की तमाम बातें मान लें, लेकिन आप ये फिर भी आके ऑन स्क्रीन नहीं ये मानते, असेंबली में आके नहीं मानते, आपने उस तरह से कभी नहीं करना होता। देखिए, IMF के हवाले से आपको उनकी शर्तें मानना पड़ेंगी। ये जो रेमिटेंस की बात हम बार बार करते हैं ना, अभी भी हो रही थी कि इसमें बड़ा इजाफा हो गया, बड़ी अच्छी बात है, लाली साहब भी कह रहे थे। उसकी बुनियादी वजह पता क्या है? फैटफ। आपने फैटफ पे अमल किया है पूरी तरह से, यहाँ पे भी और इवन पूरी दुनिया में, मिडल ईस्ट में, तो उनकी वजह से हुंडी हवाला पे जब पाबंदियां हुई हैं तो यहाँ रेमिटेंस में इजाफा हुआ है। इसी तरह से IMF जो है उसको आप ये ना समझे कि वो बिल्कुल आउट ऑफ द गेम है। अभी फाइनेंस बिल जब आता है, चीजें आती हैं, आपको फिर पता हो जाए 2-3 दिन कुछ चीजें महंगी कर लेंगे IMF, आपको 2-3 दिन में आफ्टर शॉक्स मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी शराइत भी मान ली। जी, जी अकील करीम रेड्डी साहब, बताइएगा IMF का कितना किरदार है इस बजट में, क्या रोल देखा आपने? IMF ने गवर्नमेंट से जो बात की थी कि आप बिजली की प्राइस बढ़ाएं, तो गवर्नमेंट को बिजली की प्राइस का नहीं है, एक्चुअल वो ये कह रहे हैं कि आपके मुल्क में सर्कुलर डेट बहुत बढ़ गया है और आप फर्दर इसको नहीं बढ़ा सकते। हमारे यहाँ ये हमारी गवर्नमेंट को कोशिश ये करनी चाहिए कि इनके पास सरप्लस एनर्जी है, वो सरप्लस एनर्जी बेचने की कोशिश करें ताकि इनको फर्दर कैपेसिटी पेमेंट लोगों को ना देनी पड़े। उसकी वजह से जब आप सेल अपनी बढ़ाएंगे तो बिजली की प्राइस ऑटोमेटिक नीचे आएगी। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इन्होंने ग्रोथ पॉलिसी दे के
जाहिर बात है कि बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो बिजली की प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, नीचे आएगी। और इस साल गवर्नमेंट ने रेवेन्यू टारगेट जो अचीव किया है, आईएमएफ इससे कन्विंस हो गई है, क्योंकि इन्होंने जो टारगेट कहा था वो अचीव किया है। और आईएमएफ को अब ये पता है कि जो गवर्नमेंट कमिटमेंट हमें दे रही है वो गवर्नमेंट पूरा कर रही है। अदरवाइज वो डेफिनेट आपके ऊपर प्रेशर डाल सकती थी, लेकिन उन्होंने प्रेशर ना डालने की वजह भी ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट इस वक्त 58 बिलियन का जो टारगेट बता रही है वो आसानी से अचीव हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में बिजनेस एक्टिविटीज पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और आने वाले साल में जो हम एक्टिविटीज देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ठीक, तो आपको लगता है कि आवाम को एतमाद होना हो, लेकिन आईएमएफ को एतमाद दिला दिया गवर्नमेंट ने कि जनाब सूरत हाल बेहतरी की तरफ गामजन है, हम आपको आपके पैसे लौटा देंगे, आप भी हमारे साथ चलें। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं रेड्डी साहब, फिर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे हवाले से, इसके मुख्तलिफ मजीद पहलुओं का जायजा लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बजट के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और हम जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर मज़ीद बेहतरी हो सकती थी, कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर अब अच्छी हमें इंशाल्लाह ग्रोथ नज़र आएगी, क्या सिचुएशन है। हिलाली साहब, अब मैं ज़रा थोड़ा आपकी तरफ भी आते हुए, आपको क्या लग रहा है हिलाली साहब, जब मैं आज बजट के हवाले से ट्रांसमिशन भी कर रही थी तो उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त बात हमारे एनालिस्ट की तरफ से उठाई गई कि हमें आदाद शुमार तो अच्छे नज़र भी आ रहे हैं, उम्मीद भी दिलाई जा रही, लेकिन कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा बहुत सारी चीज़ों के हवाले से कि प्लान क्या है, एग्रीकल्चर के लिए आगे क्या प्लान है, आपका इंडस्ट्री के लिए आगे क्या प्लान है। आप समझते हैं कि लैक ऑफ प्लानिंग है या फिर बजट उस चीज़ की कर रहा है कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन? देखिए, आई थिंक कि ये कहना कि एक बजट में आपको हर चीज़ आ जाए, रोड मैप भी आ जाए, प्लानिंग आ जाए, फ्यूचर का आ जाए, करंट का भी आ जाए, इमीडिएट प्रेजेंट का भी आ जाए, मेरे ख्याल में दैट्स आस्किंग अ बिट टू मच। मगर हाँ, एक दो लोगों ने ज़रूर ये कहा है कि एक रियलिस्टिक और लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। और फिर मैं आपको कहता हूँ, वो जो 5 फील्ड्स में जो मैंने मेंशन किया, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, प्राइवेटाइजेशन और टैक्सेशन पॉलिसी, इसमें हमारे पास एक स्केच प्लान होना चाहिए जो कम्युनिकेट हो सकता है। देखिए, ये इकोनॉमिक्स जो है ना, ये एक साइंस नहीं है। आई एम सॉरी, इट्स नॉट अ साइंस। ऐसा नहीं है कि 2 और 2 मिला के 4 होता है हर वक्त। कभी कभी 2 और 2 मिला के 4 नहीं निकलता है। इट्स एन आर्ट। इसलिए यूनिवर्सिटीज में जब आप जाके इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इट इज कंसिडर्ड एन आर्ट सब्जेक्ट। मुख्तलिफ पॉलिसीज, मुख्तलिफ रिजल्ट्स आते हैं। तो मेरे ख्याल में हम फॉर्चुनेट हैं कि अच्छे ये गुड स्टेप्स वर टेकन और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। मगर कभी कभी बड़े अच्छे स्टेप्स लिए जा सकते हैं और उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते। मिसाल के तौर पे जेपी मॉर्गन ने आज कहा है कि आप पाकिस्तान के रिमिटेंसेस कम हो जाएंगे। क्यों कम होंगे? लॉट्स ऑफ रीजंस आई सपोज, मगर ये आप जाके देखें, ये उनका आज असेसमेंट है। और अगर वो कम हो गए, 2 बिलियन से ज्यादा हो रहे हैं, अनबिलीवेबल। अगर वो कम हो जाए तो उसका भी तो इम्पैक्ट आएगा। उसका इम्पैक्ट किधर आएगा अभी तक हम कह नहीं सकते, मगर आएगा अगर हुआ तो फॉर ऑल दीज रीजंस हम खुशकिस्मत हैं। गवर्नमेंट ने अच्छा किया, मेनी ऑफ द प्लान जो उन्होंने किए रियलाइज किया, और इंशाल्लाह ऐसा ही चलेगा और खुशकिस्मती होगी तो वी विल डू वेल। ठीक है, लेकिन इमरान साहब, एक गिला हमेशा ही हर कोई करता है, वो ये कि जी जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें, तालीम, सेहत, गरीब आदमी को तो ये चीज़ों तक एक्सेस होनी चाहिए ना, उसका बजट हमेशा ही हम देखते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड बजट ही होता है। आपको लगता है कि इस दफ़ा भी जितनी एलोकेशन होनी चाहिए थी वो नहीं, ये जो सेहत कार्ड दे के बस एक जिम्मेदारी पूरी कर दी गवर्नमेंट? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है ये कि वो महंगाई पे कंट्रोल किस तरह से करे, क्योंकि महंगाई जो है वो हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा दर्द सर बना हुआ है। गरीब के लिए सोचना ये काफ़ी नहीं है कि आप लंगर खाने खोल दें, आप उसको कोई भूखा नहीं सोया प्रोग्राम दे दें और आप समझिए कि आपने गुर्बत के लिए काम कर लिया। अगर आप देखें, इदाद शुमार का जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि आपके काफ़ी ज़्यादा लोग मज़ीद ऐसे हैं जो गुर्बत की लाइन से नीचे चले गए हैं। लिहाजा आपको उनके लिए करना, और उनके लिए अगर आप ठोस इक़दामात नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अब आप सेहत कार्ड, बड़ी अच्छी बात है,
आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या आपने इस पे गौर किया कि इससे गरीब को रिलीफ मिलेगा या वही चंद हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनीज, देखें कोई मिल के कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। मामला ये है कि यहाँ पे गरीब के लिए जो होता है उसमें कार्टर्स, जो इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं हमारे वजीर आजम कि यहाँ पे कार्टर है, इस मामले में भी कार्टर्स आए हुए हैं। वो जो करते क्या है कि आपने गरीब आदमी एक लेके गया कार्ड, वो किसी हॉस्पिटल में चला गया है तो इंश्योरेंस कंपनी से साजबाज करके उन्होंने एक दफ़ा ही उसके इतने बिल कर दिए कि वो बेचारा अगली दफ़ा जाएगा तो उसके कार्ड में कोई नहीं रहता। हुकूमत को इस पे भी गौर करना होगा कि आखिर तक जो वो गरीब आदमी है उसको रिलीफ पूरी तरह से, जिसके लिए वो चीज़ बनी है उसको वो रिलीफ मिले, अदरवाइज इसका फ़ायदा नहीं है। ये कह के जान छुड़वा लेना कि तालीम और सेहत अब सूबों की जिम्मेदारी है हमारी नहीं, इससे नहीं, आपको इस पे भी गौर करना होगा और इस तरह के इकदाम करना पड़ेंगे। लाली साहब शायद इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ हैंड रेज कर रहे हैं, मैं जल्दी से ले लूं फिर मैं डीडी साहब की तरफ जाती हूँ। जी लाली साहब। एक चीज़ मैं जल्दी से ये कह दूं, खाने का मिसाल के तौर पे देखिए, खाने का प्रॉब्लम पाकिस्तान में इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। इतना सीरियस इसलिए हो गया है कि हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली ठीक नहीं कर सक रहे हैं, सप्लाई साइड का है ये। और ये अगर हम कर देते, मिडिल मैन को होर्डिंग को खत्म करते, ये लोग जो ये गंदे कामें कर रहे हैं उनको पकड़ते, क्यों नहीं पकड़ते हैं? वी हैव अ वेरी गुड। ये आपने इतना अच्छा क्वेश्चन उठाया, मैं यही डेली साहब की तरफ लेके जाना चाहती हूं। अकील भाई से जरूर पूछते हैं, लेकिन मैं सवाल में अपनी एक चीज शामिल कर दूं। अकील भाई, ये जो मामला है आप देखें, यहाँ पंजाब में भी सिंध में भी होता क्या है, किसान अगर सपोज टमाटर उगाता है तो वो टमाटर बेच रहा होता है 5 रुपए किलो, लेकिन जब मार्केट में जाता है, आप कराची में सुल्तान मस्जिद के करीब मार्केट में बेचते हैं अपने कुक को, तो वो वहाँ से लेके आता है 30 रुपए किलो। इसी तरह अगर लाहौर में कोई जाता है मार्केट में तो उसे मिलता है 30-35 रुपए किलो। बात क्या है, उसमें 4 हाथ ऐसे होते हैं जो उससे वो ले रहे होते हैं, उसमें हिस्सा ले रहे होते हैं, इसलिए आम आदमी यानी पॉइंट वही आ गया कि आपने पॉलिसीज भी अच्छी बना ली हों, लेकिन अगर उन पर अमल दरामद ना हो जाए और उसमें जो बीच में इंतजामी मामलात हैं वही सही ना हो, तो फिर कैसे ये टारगेट्स मीट अप होंगे? डेडी साहब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि टमाटर डिमांड एंड सप्लाई होता है, क्रॉप बड़ी हो जाती है, सस्ता हो जाता है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, और अगर शॉर्ट होता है तो महंगा हो जाता है। लेकिन हमें इसको छोड़ के आगे बढ़ना। महंगाई क्यों हुई? मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये महंगाई पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये इंटरनेशनली हुई है। $150 का वीट $320 हो गया, 300 तकरीबन $270 की चीनी $347 हो गई, $550 का पाम ऑयल $1300 हो गया। तो ये जो इशू है ये पाकिस्तान का नहीं है, ये कोविड की वजह से दुनिया में कमोडिटीज की प्राइस छत पार के निकल गई है। हमारी गवर्नमेंट आप नहीं समझते कोई मैनेजमेंट क्राइसिस नहीं है क्या? आप ये समझ रहे हैं कोई मैनेजमेंट क्राइसिस नहीं? मैं जो कह रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल इशू था जिसको हमारी गवर्नमेंट में, अगर आप इन्फ्लेशन के नंबर उठा के दूसरे मुल्कों को देखें तो हमारे इन्फ्लेशन के नंबर उनसे बेहतर है। मैंने अभी बताया ना कि इंडिया लास्ट ईयर 6% इन्फ्लेशन था, इस साल 11% है। पाकिस्तान का लास्ट ईयर 10% था, इस साल 11% है। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने उसको अच्छा मैनेज किया है। हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने मैनेज नहीं किया। आप देखें, गवर्नमेंट ने वीट की प्राइस बढ़ाई, उसका बेनिफिशियरी फार्मर है। गवर्नमेंट ने शुगर केन की जो प्राइस उनको मिली है उसका भी बेनिफिशियरी फार्मर है। गवर्नमेंट को अगर राइस की प्राइस बढ़ी है तो उसका बेनिफिशियरी फार्मर है। दूसरी जगह आप कौन कोई प्राइस अगर ज्यादा मिली है तो उसका भी बेनिफिशियरी फार्मर है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान में अभी जो इंडस्ट्री का पहिया चल रहा है तो क्या ये रूरल एरिया की बाइंग पावर की वजह से चल रहा है ना? तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने बेहतर पॉलिसीज दी हैं और आगे भी अगर ये सिलसिला इसी तरह चले तो इंशाल्लाह ठीक, ऑलराइट। चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, मैं कहता हूं कि आपको, हमको, सबको अप्रिशिएट करना चाहिए
कि आपके मुल्क की इकोनॉमी का पहिया चलना शुरू हुआ है। इंशाल्लाह। और ये चलिए जो जी, उम्मीद बेरोजगारी करते हैं है ना, कि ये इंशाल्लाह ये मसाइल भी हम ये भी दुआ साथ साथ करेंगे जो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, यानी जो एक कहता है ना कि ऊपर से नीचे तक उसका असरात नज़र आना चाहिए, वो नज़र आए हमें, तो फिर हम इंशाल्लाह सबके चेहरों पे मुस्कुराहट भी देखें और सही खुशहाली को भी जान सकें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, टैक्स से जुड़ी कुछ बजट से जुड़ी कुछ मजीद खबरें जिनके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बजट पेश तो कर दिया गया है, बजट क्या मंजूर भी हो जाएगा। जनरली तो सब यही कहते हैं कि जी बजट मंजूर हो ही जाता है, लेकिन अपोजिशन ने ये ऐलान कर दिया है कि जी हम तो खूब टफ टाइम देंगे। तो मैं ज़रा इमरान साहब से पूछती हूँ वो कैसे टफ टाइम देंगे अपोजिशन। इमरान साहब क्या करेंगे? देखिए बजट तो मंजूर हो जाएगा, अब अपोजिशन की बात की अपोजिशन टफ टाइम कैसे देगी। देखिए अपोजिशन को हुकूमत ने इस बजट में काफ़ी चीज़ें दे दी हैं जिस पर वो टफ टाइम दे सकती है। मिसाल के तौर पे हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की। आपसे मैं बात करूं, अगर ये कि पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद महंगी होने जा रही हैं तो उससे क्या रिजल्ट होगा। जब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी तो दुनिया की हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अब आप ये पूछें कि इस बजट से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का क्या ताल्लुक है, क्योंकि लाली साहब भी हमेशा कहते हैं कि वो तो बाहर से जो रेट होते हैं उस पर, लेकिन लाली साहब इस तरह से बजट में बनता है कि इस बजट में पहले पेट्रोलियम लेवीज की मद में हुकूमत इकट्ठा करती थी 450 अरब रुपए। अब हुकूमत ने इस बजट में वो रख दिया कि जी हम 610 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। जब आप तकरीबन 150 अरब ज़्यादा आवाम से वसूल करेंगे तो इसका मतलब है कि आप उस पर टैक्स 160 अरब रुपए ज़्यादा वसूल करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप उस पर की कीमत में इजाफा करेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे। जब आप टैक्स बढ़ाएंगे तो पेट्रोलियम की चीज़ें महंगी होंगी, इसका मतलब है हर चीज़ महंगी होगी। अच्छा, तो क्या फिर आवाम बेचारी कहाँ जाए, गरीब आदमी तो रोएगा ना, इसलिए अपोजिशन को मौका मिलेगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसपे अपोजिशन को तो मिलेगा, इत्तेहादियों को भी मिलेगा। आज हमने ये भी देखा है काफ लीग भी कुछ खवा सी है, तेवर बदले नहीं। ये देखें, ये इत्तेहादी खाने पे भी नहीं आए, वो इत्तेहादियों यही तो मौका होता है अपनी अहमियत जताने अच्छा। का, उन्हें बताने का कि जनाब हम भी पड़े हैं राहों में। ठीक है जी लाली साहब। देखिए मैं छोटी सी बात कह दूं कि अकील देदी कह रहा था कि शुगर के प्राइस ये है और अब ये है, इंटरनेशनल प्राइस के बारे में बात कर रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। शुगर जो है जो हम उगाते हैं इस मुल्क में, और ये बिल्कुल पहले तो ऐसा ही कह रहा था कि अभी फार्मर्स को जल्दी से पैसे मिलते हैं, ये जो लोग उगाते हैं ये पैसे रोक नहीं लेते हैं, ये बड़े लोग जो होते हैं जिनके ये ज़मीनें होते हैं। मैं कहता हूँ ये शुगर माफिया का क्या रोल था, फिर एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का क्या रोल था, ये भी एक फैक्टर है जो प्राइसेस को इन्होंने बूस्ट किया है। तो अगर आपके अपने कानून के मुताबिक अगर लोग चलें तो ये चीज़ें नहीं होंगी और प्राइस गोजिंग नहीं होगा, अनड्यू प्रॉफिट नहीं बनाया जाएगा। इस पे भी तो कंसंट्रेट करना चाहिए। बिल्कुल जनाब, इस पे कंसंट्रेट करना चाहिए। और आज इस हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी आ चुकी है जो हमने शुगर स्कैंडल के हवाले इतना शोर हुआ जिस पे देखा था, लेकिन उस पर हम डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में। तो नाज़रीन आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।